गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम लोग नेट के प्रथम प्रश्न पत्र में शोध का अर्थ, प्रकार और विशेषताओं से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं 2004 से लेकर के 2023 तक सभी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जो कि टॉपिक हमारा रहेगा शोध के अर्थ, प्रकार और विशेषताओं से जितना प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस विषय में एक शोध अवधारणा के रूप में अवचेतन प्राथमिक लेप को पहली बार प्रयुक्त किया गया था? तो पहली बार प्रयुक्त किया गया था क्या होगा? समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, और अर्थशास्त्र और सामाजिक मनोविज्ञान। क्या कहा है? एक शोध अवधारणा के रूप में अवचेतन प्राथमिक लेप को पहली बार प्रयुक्त किया गया था तो सामाजिक मनोविज्ञान में। अब प्राथमिक अवचेतन लेप क्या होता है? अवचेतन प्राथमिक लेप मतलब होता है भड़काना, या तब किया जाता है जब व्यक्ति चेतन धारणाओं की दहलीज के नीचे क्या है चेतन धारणाओं की दहलीज के नीचे उत्तेजनाओं के संपर्क में आता है। यह प्रक्रिया चेतना के दायरे से बाहर होती है और स्मृति से अलग होती है। यानी कि ये प्रक्रिया कैसी होती है? स्मृति मतलब याद करने से अलग की प्रक्रिया होती है कि उत्तेजनाओं से बाहर आता है, जो सूचना की प्रत्यक्ष पुनर्प्राप्ति पर निर्भर करता है। उदाहरण हेतु, जब कोई व्यक्ति कैंसर शब्द के संपर्क में आता है शब्द के संपर्क में, तो कैंसर शब्द के संपर्क में आता है और फिर सिगरेट पीने के विकल्प की पेशकश करता है, तो हम उम्मीद करते हैं कि इस बात की अधिक संभावना है कि वे पहले के जोखिम के परिणाम स्वरूप धूम्रपान न करने का विकल्प चुनेगा। यह शोध अवधारणा कैसी अवधारणा होती है? तो सामाजिक मनोविज्ञान में पहली बार प्रयुक्त किया गया था। सामाजिक मनोविज्ञान में पहली बार प्रयुक्त किया गया था। प्रश्न हमारा एक बार है, फिर से देखेंगे कि दिया हुआ है अवचेतन प्राथमिक लेप को पहली बार प्रयुक्त किया गया था तो सामाजिक मनोविज्ञान में, यानी यदि किसी के द्वारा बताया जाता है कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है और व्यक्ति चेतन अवस्था में आता है और उसके परिणामों को जानता है और फिर वो धूम्रपान न करने के निर्णय लेता है, तो ये किस चीज़ में आता है, किस अवधारणा में? तो सामाजिक मनोविज्ञान में आता है। किसमें? सामाजिक मनोविज्ञान पहलू में आता है, समाज से संबंधित है। फिर अगला प्रश्न हमारा है, शोध में निम्नलिखित में से किन का व्यवहारिक महत्व होता है? तो सामाजिक दाब का, शोध विषय का, शोध विकल्प का और शोध विधि का। इसको सही विकल्प चुनना है। इसमें एक से अधिक ऑप्शन सही हैं। तो व्यवहारिक महत्व किस चीज़ का है? सामाजिक जो दाब होता है उसका है, या सामाजिक शोध विषय का है, शोध विकल्प का है, शोध विधि का है? तो हमारा है बी, सी और डी ऑप्शन सही है। यानी कि सामाजिक दाब का नहीं होता है, शोध विषय का होता है, शोध विकल्प का होता है और शोध विधि का होता है। क्या होता है? शोध विषय, शोध विकल्प और शोध विधि का होता है। अब देखेंगे, अनुसंधान एक सीमित क्षेत्र में किसी समस्या का सर्वांगीण विश्लेषण है। अनुसंधान या शोध को अंग्रेजी में रिसर्च कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अनुसंधान शोध को रिसर्च भी कहा जाता है, खोज कहा जाता है, अनुसंधान को अन्वेषण कहा जाता है, गवेषणा कहा जाता है। रिसर्च में री शब्दांश आवृत्ति और गहनता का द्योतक होता है, यानी री का मतलब होता है बार बार, जबकि सर्च शब्द खोज का समानार्थी शब्द होता है, यानी कि बार बार खोजना। इस प्रकार रिसर्च का अर्थ है वह पद्धतों की आवृत्त्यात्मक और गहन खोज करना। क्या होता है? जो पद्धत होते हैं यानी कि आंकड़े होते हैं, उसका आवृत्त्यात्मक यानी बार बार गहनता के साथ खोज करना होता है। शोध में शोध विषय, शोध विकल्प
एवं शोध विधि का व्यवहारिक महत्व होता है। किस चीज़ का? शोध विषय का, जो शोध का विषय है उसका, और शोध अविकल्प का यानी शोध की जो प्रारूप है उसका, शोध विधि एवं व्यवहारिकता का महत्व होता है किसमें? शोध में। तो ये रहा हमारा। फिर अगला प्रश्न है, कार्य कारण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य होता है? तो किसी कारण के गुण संयोगिक पूर्ववृत्त है, कारण का कारण कारण नहीं है। कार्य कारण के संबंध में कारण का कारण कारण नहीं है। कारण के सह प्रभाव स्वयं आपस में कार्य कारणों के संबंध से जुड़े होते हैं। अंतरिक्ष जैसे शाश्वत पदार्थ असर्त पूर्ववृत्त नहीं होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? यह है सी नंबर, केवल तीसरा सही है। यानी कि क्या है? कारण के सह प्रभाव स्वयं आपस में कार्य कारणों के सह संबंध से जुड़े हुए होते हैं। कार्य कारण का अर्थ होता है, इसमें ये गलत है, बाकी सभी सही है। कार्य कारण का मतलब किसी कारण के गुण संयोजित की पूर्व वृत्ति होती है। तो कार्य कारण का मतलब होता है किसी कारण के गुण संयोगिक पूर्व वृत्ति, ये सही है। कार्य का कारण कारण नहीं होता है। किसी भी कार्य का जो कारण होता है उसका कोई कारण नहीं होता, ये भी सही है। ये नहीं सही है। कारण के सह प्रभाव स्वयं आपस में कार्य कारणों के संबंध में जुड़े होते हैं और अंतरिक्ष जैसे शाश्वत पदार्थ आसक्त पूर्ववत नहीं होते। तो सी ऑप्शन नहीं होगा, बाकी सभी होंगे। अगला प्रश्न है हमारा चौथा नंबर, वह शोध जिसमें ज्ञान की उभरती पद्धतियों और क्षेत्रों में सिद्धांतों की प्रयोज्यता के अन्वेषण पर जोर देता है कहलाता है द्वितीय स्तरीय शोध कहलाता है। वह शोध जिसमें ज्ञान की उभरती हुई पद्धतियाँ और क्षेत्रों में सिद्धांतों के प्रयोज्यता के अन्वेषण पर जोर देता है द्वितीय स्तरीय शोध कहलाता है। अब द्वितीय स्तरीय शोध क्या होता है? या क्षेत्रों में सिद्धांतों की प्रयोज्यता के अन्वेषण पर बल देता है। यह एक प्रकार से किसी व्याप्त शोध के दायरे को बढ़ाने जैसा होता है। जो कि कोई व्याप्त शोध है उसके दायरे को और बढ़ा चढ़ा दिया जाए तो वो होता है द्वितीय स्तर का स्रोत होता है। क्या कहा है? वह शोध जिसमें ज्ञान की उभरती पद्धतियाँ और क्षेत्रों में सिद्धांतों की प्रयोज्यता के अन्वेषण पाए जाते हैं। तो द्वितीय स्तरीय शोध की जब किसी अज्ञात क्षेत्र के संबंध में जानने और सूचना एकत्र करने के लिए शोध अध्ययन संचालित किया जाता है तो उसे निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? तो गवेषणात्मक शोध के रूप में जानते हैं। कोई अज्ञात क्षेत्र है और उस क्षेत्र के संबंध में सूचना एकत्र करने के लिए शोध अध्ययन किया जाता है तो उसे गवेषणात्मक शोध कहते हैं। अब कुछ तथ्य और दिए हुए हैं, जैसे गवेषणात्मक शोध एक कार्य प्रणाली दृष्टिकोण है जिसका कार्य उन शोध प्रश्नों की जांच करना है जिनका पहले गहराई से अध्ययन नहीं किया गया है। गवेषणात्मक अनुसंधान की प्रकृति कैसी होती है? तो गुणात्मक होती है। अगर कहीं पर आता है गवेषणात्मक अनुसंधान की प्रकृति तो कैसा होता है? गुणात्मक होता है। फिर निम्नलिखित में से प्रकरण अध्ययन शोध की कौन सी विशेषताएं होती हैं? यह प्रयोगशाला में अनुरूपित होती है जो प्रकरण अध्ययन होता है, या विशिष्टता परक होता है, या वर्णनात्मक होता है, या आगमनात्मक होता है, या विध्वंसक होता है। तो क्या सही है हमारा? बी सी डी सही है। यानी यह विशिष्टता परक होता है और यह वर्णनात्मक होता है और यह आगमनात्मक होता है। आगमन का मतलब होता है उदाहरण से नियम की ओर, उदाहरण से नियम की ओर जो होता है उसे आगमनात्मक कहते हैं और नियम से उदाहरण की ओर निम्नात्मक कहा जाता है किसी चीज़ को जानने के लिए। तो जो हमारा है प्रकरण अध्ययन शोध में की विशेषता, प्रकरण अध्ययन की शोध की विशेषता होती है कि यह
इसमें विशिष्टता परक होता है या वर्णनात्मक होता है और ये आगमनात्मक होता है, यानी इसका वर्णन किया जा सकता है, ये विशिष्ट होता है और ये उदाहरण से नियम से इसको बताया जाता है। प्रकरण अध्ययन शोध विशिष्टता परक वर्णनात्मक एवं आगमनात्मक होता है। यही अध्ययन शोध की विशेषताएं हैं। केस स्टडी से तात्पर्य है किसी भी वस्तु स्थिति का भलीभांति बारीकी से जांच पड़ताल करना व उसको जानना। दूसरे शब्दों में मनुष्य का संपूर्ण ज्ञान उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति का परिणाम है। और केस स्टडी किसी ज्ञान अनुभव को पाने का एक साधन भी होता है। केस स्टडी मतलब किसी एक व्यक्ति या किसी व्यक्ति विशेष पर या वस्तुओं पर गहनता के साथ अध्ययन करना और उसका भलीभांति पूर्वक बारीकी से जांच पड़ताल करना होता है। फिर अगला प्रश्न है हमारा, ये दिया हुआ है कथन और निष्कर्ष। जो गवेषणात्मक शोध डाटा का सूचकों के लिए की जाती है, जो गवेषणात्मक शोध होता है वो डाटा सूचकों के लिए किया जाता है, क्योंकि गवेषणात्मक शोध का लक्ष्य कारणता को ढूंढने के लिए अंतिम डाटा एकत्र करना होता है। तो दोनों सही है। क्या है? नहीं, पहले गवेषणात्मक शोध डाटा सूचकों के लिए किया जाता है, ये सत्य है, लेकिन गवेषणात्मक शोध का लक्ष्य कारणता को ढूंढने के लिए अंतिम डाटा मात्र नहीं होता है। तो एक सही और दूसरा गलत है। जनगणना निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण हो सकता है? ऐतिहासिक अध्ययन का नहीं। ऐतिहासिक अध्ययन में बीते हुए यानी पहले से की हुई घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। प्रकरण केस अध्ययन में किसी व्यक्ति विशेष का वस्तु का गहनतापूर्वक अध्ययन किया जाता है। अनुदैर्ध्य अध्ययन जो होता है वो जनगणना से संबंधित होता है। तो जनगणना से संबंधित कौन सा अध्ययन होता है? तो जनगणना से संबंधित अनुदैर्ध्य अध्ययन होता है। और प्रायोगिक अध्ययन यानी ये स्वतंत्र होता है। प्रायोगिक अध्ययन में हेरफेर किया जाता है, ये स्वतंत्र होता है। और जो अनुदैर्ध्य अध्ययन एक अध्ययन है जिसके तहत एक विस्तारित अवधि में किए गए शोध को रखा जाता है। इसके अंतर्गत ऐसे डाटा एकत्र करने के लिए सर्वेक्षण का उपयोग किया जाता है जो या तो मात्रात्मक हैं या तो गुणात्मक होते हैं। सहभागी परीक्षण में शोधकर्ता को निम्नलिखित में से किस रूप में कार्य करना चाहिए? तो पेशागत अजनबी के रूप में। सहभागी परीक्षण में शोधकर्ता को पेशागत अजनबी के रूप में कार्य करना चाहिए। सहभागी परीक्षण में शोधकर्ता को पेशागत अजनबी के रूप में कार्य करना चाहिए। सहभागी परीक्षण के माध्यम से अध्ययन के दौरान शोधकर्ता से यह आशा की जाती है कि वह अपना अध्ययन मूल्य निरपेक्ष होकर करे। इसका तात्पर्य है कि वह अपने अध्ययन के दौरान अपने निजी सामाजिक परिवेशों के मूल्यों को सामने न ले आए। निजी सामाजिक परिवेश के मूल्यों को सामने न लेके आए, इसलिए पेशागत अजनबी की तरह अध्ययन करे। कोई सहभागी परीक्षण है तो उसके साथ पेशागत अजनबी के रूप में अपनी पर्सनल मैटर को वहाँ पर ना लाए। फिर उसके बाद अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक शोध में शामिल नहीं है? तो वैज्ञानिक शोध में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? अनुभववाद, त्रुटियों को दूर करना, ये वैज्ञानिक शोध में शामिल है। त्रुटियों को दूर करना, व्यक्तिनिष्ठता होती है। अनैतिक व्यवहार, ये नहीं होता। और गैर भविष्य सूचक अनुमितियाँ, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है इसमें? सी सही है। यानी कि वैज्ञानिक शोध निधि नियंत्रित परीक्षण का क्रमबद्ध एवं वस्तुनिष्ठ अभिलेख एवं विश्लेषण होता है। इसमें क्या होता है? तो व्यक्तिनिष्ठता होती है, अनैतिक व्यवहार होता है और गैर विषय भविष्य सूचक अनुमितियाँ नहीं शामिल होती हैं। इसमें अनैतिक व्यवहार भी शामिल होता है। इसमें व्यक्तिनिष्ठता, अनैतिक व्यवहार, गैर भविष्य सूचक अनुमितियाँ नहीं शामिल होती हैं। अनुभववाद और त्रुटियों को दूर करना इसमें अवश्य शामिल होता है। यानी सिर्फ और सिर्फ इसमें रहेगा अनुभववाद और त्रुटियों को दूर करना शामिल होता है वैज्ञानिक शोध में। बाकी व्यक्तिनिष्ठता यानी किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए ही फायदे भी हो, ये नहीं होता। और अनैतिक व्यवहार, गलत तरीके से किसी के साथ व्यवहार करना, ये भी नहीं। और गैर भविष्य सूचक, बिना अर्थ के किसी भी चीज़ का अध्ययन करना,
ये भी शामिल नहीं होता है वैज्ञानिक शोध में। फिर इसके बाद अगला प्रश्न हमारा है, शोध प्रश्नों का उपयोग ऐसे अध्ययनों में अधिक किया जाता है जो परिणाम के सांख्यिकीय महत्व पर केंद्रित नहीं हो। किस पे केंद्रित नहीं हो? परिणामों के सांख्यिकीय महत्व पर केंद्रित नहीं हो। कथन दूसरा दिया गया है, शोध प्रश्न सामान्यतः अन्वेषणात्मक अध्ययनों में अधिक महत्वपूर्ण होता है। क्या है? शोध प्रश्नों का उपयोग ऐसे अध्ययनों में अधिक किया जाता है जो परिणामों के सांख्यिकीय महत्व पर केंद्रित नहीं होता। तो ये गलत है। शोध प्रश्न सामान्यतः अन्वेषणात्मक अध्ययनों में अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो हमारा कथन 1 और 2 दोनों सही है। कैसे? शोध प्रश्नों का उपयोग ऐसे अध्ययनों में किया जाता है जिसमें परिणामों के सांख्यिकीय महत्व पर केंद्रित नहीं होता। तो सही है ये। कथन सत्य है। ध्यातव्य है कि शोध प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर देने हेतु एक शोध परियोजना निर्धारित की जाती है और शोध प्रश्न सामान्यतः अन्वेषणात्मक अध्ययनों में अधिक महत्वपूर्ण होता है। कथन एक सत्य है। शोध प्रश्न सामान्यतः अन्वेषणात्मक प्रकृति के होते हैं जिससे अनुसंधान के समय नए नए तथ्यों का अन्वेषण होता है। अगला प्रश्न है हमारा, शोध का वह प्रकार जिसमें शोधकर्ता किसी परिघटना की जानकारी प्राप्त करता है अथवा इसमें नई अंतर्दृष्टि प्राप्त करना चाहता है वह कहलाता है। तो वो अन्वेषी शोध कहलाता है। अन्वेषी शोध अध्ययन कहलाता है। शोध का वह प्रकार जिसमें शोधकर्ता क्या करता है, किसी परिघटना की जानकारी यानी कि जो घटनाएं घटित हो चुकी हैं अथवा इसमें नई अंतर्दृष्टि प्राप्त करना चाहता है तो उसे अन्वेषी शोध कहते हैं, यानी खोज पूर्वक शोध कहा जाता है। अन्वेषी शोध अध्ययन का वह प्रकार होता है जिसमें शोधकर्ता किसी परिघटना की जानकारी प्राप्त करता है अथवा इसमें नई अंतर्दृष्टि प्राप्त करना चाहता है। इस प्रकार के अनुसंधान का उद्देश्य अज्ञात तथ्यों की खोज करना अर्थात यह तथ्यों के बारे में नवीन अंतर्दृष्टि प्राप्त करने से संबंधित है ताकि वास्तविक समस्या का निर्धारण किया जा सके। शोध में मध्य रेंज सिद्धांत किसमें कार्य करते हैं? तो सीमित क्षेत्रों में कार्य करते हैं। किसमें कार्य करते हैं? सीमित क्षेत्रों में कार्य करते हैं। शोध में मध्य रेंज सिद्धांत के क्षेत्र सीमित क्षेत्र में कार्य करते हैं। वे नर्सिंग में सिद्धांत व्यवहार के बीच अंतर को समाप्त करते हैं और भव्य सिद्धांतों की तुलना में कम अमूर्त होते हैं। मध्य श्रेणी के सिद्धांतों को अक्सर अभ्यास सिद्धांतों के रूप में संदर्भित किया जाता है। जब एक ढांचे के रूप में उपयोग किया जाता है तो मध्य श्रेणी के सिद्धांत भव्य सिद्धांतों की तुलना में अवधारणाओं और उनके बीच संबंधों का एक संकीर्ण दायरे में चित्रित करने में सहायक होता है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कार्यकलाप सामाजिक शोध में प्रयोग करने से संबंधित होता है। तो कौन सा होता है? प्रायोगिक परिवेश का नियंत्रण ये होता है। फिर प्रायोगिक परीक्षण, पुनरीक्षण और परीक्षण ये भी होता है। फिर उसके बाद व्यवहार के स्तरों को विनिर्दिष्ट करना ये होता है। बाकी प्रतिभागियों के साथ परानुभूतिक प्रतिभागी अच्छे गुणों की सराहना करना ये 2 चीज़ें नहीं होती है। तो ए और बी होता है। शोध के उद्देश्य होते हैं नवीन तथ्यों का पता लगाना। शोध के उद्देश्य क्या है? नवीन तथ्यों का पता लगाना और पुराने तथ्यों को प्रमाणित करके जांच एवं परीक्षण करना। फिर अगला है हमारा उपयुक्त सैद्धांतिक संदर्भ में तथ्यों के क्रमों, अंतर संबंधों तथा कार्य कारण व्याख्याओं का विश्लेषण करना। नवीन वैज्ञानिक यंत्र, अवधारणाओं और सिद्धांतों का निर्माण करना। सामाजिक शोध की प्रकृति कैसी होती है? तो सामाजिक शोध की प्रकृति होती है सामाजिक संबंधों, घटनाओं, तथ्यों एवं प्रक्रियाओं की व्याख्या। सामाजिक घटनाओं के विषय में नवीन तथ्यों की खोज करना। सामाजिक समस्याओं की प्रकृति एवं कारणों का अध्ययन करना और प्राचीन तथ्यों का पुनर्निरीक्षण एवं सुधार करना। कार्यकलाप ए, बी तथा ई सामाजिक शोध में प्रयोग करने से संबंधित होता है। फिर अगला हमारा है,
शोध के प्रकार हैं जो गुणात्मक शोध होता है, परिमाणात्मक शोध होता है और त्रिकोणीय और पराविश्लेषण। तो ये किस चीज़ से संबंधित होता है, इसको मिलान करना है। तो जो गुणात्मक शोध होता है वो निर्वचनात्मक होता है, परिमाणात्मक शोध सांख्यिकीय विश्लेषण होता है यानी संख्या के रूप में, और त्रिकोणीयता ये बहुविधियों पर आधारित निष्कर्षों का अभिसरण होता है। पराविश्लेषण फाइल ड्रावर प्रॉब्लम ये होता है। निम्नलिखित में से किसमें अधिकांशतः निर्जातीय वर्णन संबंधी शोध को आयोजित किया जाता है? तो अनुरूपित वातावरण में, स्वाभाविक वातावरण में और केवल आभासी वातावरण में, कृत्रिम वातावरण में। तो जो निर्जातीय होता है ये जनजातियों से संबंधित तथ्यों का अध्ययन करता है और इसमें स्वाभाविक रूप से यानी प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के सामने बैठकर अध्ययन किया जाता है, देख करके। स्वाभाविक वातावरण में अधिकांशतः निर्जात वर्णन संबंधी शोध को आयोजित किया जाता है। निर्जात विज्ञान अक्सर सामाजिक और व्यवहार विज्ञान में उपयोग किए जाने वाले डेटा एकत्र करने के लिए गुणात्मक विधि है। डेटा अवलोकन और साक्षात्कार के माध्यम से एकत्र किए जाते हैं, जिनका उपयोग समाज और व्यक्तियों में कार्य करने में तरीके के बारे में निष्कर्ष निकालने के लिए किया जाता है। व्याख्या विरोधाभासपद सामान्यता निम्न में से किसमें पाया जाता है? तो परासांस्कृतिक शोध में पाया जाता है। व्याख्या विरोधाभासपद किसमें पाया जाता है? परासांस्कृतिक शोध में पाया जाता है। वेब आधारित शोध के निम्नलिखित में से कौन से लाभ होते हैं? तो यह शोधकर्ता के लिए समय की बचत करता है। प्रतिभागियों के लिए वेब दूसरे दिन खुला रहता है और आंकड़ा संग्रहण सटीक और स्वचालित होता है। दूरस्थ प्रतिभागी मूल्यवान आंकड़े प्रदान करते हैं, डिजिटल असमानता के आंकड़े प्रदान करते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये डी और ई ऑप्शन नहीं सही है, बाकी ए, बी और सी तीनों सही है। यानी वेब आधारित शोधकर्ताओं के लिए समय की बचत करता है या प्रतिभागियों के लिए पूरे दिन खुला रहता है। इसमें आंकड़ा संग्रहण सटीक और स्वचालित होता है। स्ट्राइड STRIDE का पूर्ण रूप क्या है? तो स्कीम फॉर टेक्निकल रिव्यू ऑफ इंस्टीट्यूशंस डायरेक्ट एस्टेब्लिशमेंट, स्कीम फॉर ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज डेवलपिंग इकोनॉमिक।